वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट। और आज की फिल्म है अनवेलकम। आज की इस फिल्म की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक गर्भवती महिला का सामना होता है हजारों साल पुराने क्रिएचर्स जो आयरलैंड के जंगलों में रहते हैं, और अगर कोई इनके रास्ते में आए तो उन्हें मार गिराते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान के बच्चों तक को चुरा लेते हैं। तो आखिर क्या है इनकी कहानी, आइए देर न करते हुए आगे जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है। दोनों पति पत्नी होते हैं। पत्नी का नाम माया होता है और पति का नाम जेमी होता है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो खुशी से रह रहे होते हैं। तभी माया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अपने पति को बताती है। तभी उसका पति कहता है कि ऐसे खुशी के मौके पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और वो सामान लेने के लिए बाहर स्टोर चला जाता है। तभी कुछ शरारती लड़के उसे स्टोर के अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। जब वो सामान लेके स्टोर के बाहर आता है तो वो लोग उससे फिर से बहस करते हैं, और इस बार वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाते हैं, उससे पीटने लगते हैं। उस वक्त उसकी पत्नी माया बाथरूम में होती है, लेकिन ये लोग बाथरूम तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जबरदस्ती बाथरूम से बाहर निकालते हैं और पीटने लगते हैं। ये देखकर उसका पति बार बार एक ही बात कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ ऐसा मत करो, उस पर दया करो, रहम करो। लेकिन लड़के रुकते नहीं हैं। तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस घटना के बाद ये कपल काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो जाता है। दूसरी ओर हमें आयरलैंड में बसे एक बस्ती को दिखाया जाता है। हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो अचानक मर जाती है। वो असल में जेमी की आंटी होती है, इसीलिए वो दोनों उनके घर रहने आ जाते हैं, क्योंकि उनके मौत के बाद वो घर खाली हो गया होता है। वहाँ रहने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए लंबा सफ़र तय करने के बाद ये लोग जंगल पहुँचते हैं, क्योंकि आंटी का घर जंगल में ही था। यहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जो यहाँ की मुखिया होती है। उसका नाम नियाम होता है। वो उनसे कहती है कि तुम्हारी आंटी बहुत ही अच्छी लेडी थी, मैं उनके आदतों से बहुत प्रभावित थी, मैं उनके बहुत करीब हुआ करती थी। फिर वो उन्हें एक दरवाजे के पास ले आती है। उन्हें बताती है कि तुम्हारी आंटी रोज़ाना यहाँ प्लेट में मांस के टुकड़े रखती थी। ये सुन के माया बहुत ही आश्चर्य से पूछती है, वास्तव में वो यहाँ पे किनके लिए खाना रखती थी? तो मुखिया जवाब देती है, दरवाजे के उस पार जंगलों में बहुत पुराने छोटे पौने क्रिएचर्स रहते हैं, जिन्हें हम रेड कैप्स के नाम से जानते हैं। वो उनके लिए ही यहाँ पे खाना रखती थी। कुछ दिनों पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी लंबी बीमारी के कारण। फिर उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। फिर बाद में तुम्हारी आंटी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ दिनों तक रेड कैप्स को खाना नहीं दिया था। शायद इसीलिए भूख से तंग आके उन्होंने इनको श्राप दे दिया और इनके बच्चे और पति की मृत्यु हो गई। तो अब से मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस परंपरा को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप माँ बनने वाली हो। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। इस पर माया खुश होकर कहती है, क्यों नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी और मैं अपने आंटी की जगह भी लूंगी। माया को एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो उनकी आंटी की बेटी होगी। फिर वो सुपरमार्केट जाती है और वहाँ पे सभी आवश्यक वस्तुएं, जहाँ वो सभी ज़रूरत के सामान होते हैं, वे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। और जब काउंटर पर पैसे देने जाते हैं तो दुकान का मालिक उनसे पैसे नहीं लेता। वो ये कहता है कि आप लोग उस घर में रहने आए हो, मैं आपकी आंटी की बहुत इज्जत करता था, वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। फिर वो खुशी खुशी सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पहली नज़र में सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। फिर अचानक सभी सामान्य हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और कहता है कि बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, वेलन परिवार से हमेशा अपने आप को दूर रखना, क्योंकि जेमी ने वेलन परिवार को ही घर को सेट करने का काम दिया होता है। इसीलिए ये बूढ़ा आदमी उनसे इन्हें दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे लोग बहुत ही अजीब होते हैं। तभी बार की मालकिन मुखिया वहाँ आ जाती है और वो माया से पूछती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली थी, क्या तुमने रेड कैप्स को खाना दिया? यह सुनकर माया कहती, ओ शिट, मैं तो भूल गई, मैंने उन्हें खाना नहीं डाला। ये सुनकर मुखिया माया को एक तरफ ले जाती है और कहती है, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने ये क्या किया? तुमने उन्हें खाना नहीं डाला, वो भूखे होंगे, उन्हें जाके खाना दो। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बार में माया और जेमी से बात कर रहा था। वो जंगल से गुजर रहा होता है, उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है, जो अचानक खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। तभी बूढ़ा उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ अचानक राक्षस जैसी दिखने वाली अज्ञात चीज उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। फिर अगली सुबह जब माया और उसका पति सोकर उठते हैं तो उन्हें आभास होता है कि उनके घर में कोई घुस आया है। तभी वो देखते हैं कि वेलन परिवार अपने सामान के साथ घर के सामान को सेट करने के लिए आए होते। माया को यह पूरा परिवार, विशेषकर वेलन, बहुत अजीब लगता है।
फिर भी ये दोनों दोबारा स्टोर जाते हैं और इस बार वो अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें और साथ ही मांस के टुकड़े भी खरीदते हैं रेड कैप्स के लिए। सामान खरीदने के बाद वो अपने मौसी की कब्र पर जाती है, फूल चढ़ाती है। तभी फादर उनके पास आते हैं, जो उन दोनों से कहते हैं कि अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी मौसी का बच्चा भी मर गया था, जो लड़की थी, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिल पाई। यह सुनकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। घर जाते वक्त इन दोनों की मुलाकात गांव की मुखिया नियाम से होती है। माया कहती कि तुमने तो कहा था कि आंटी की बेटी मर गई है, लेकिन फादर ने हमें बताया कि उसकी लाश कभी भी नहीं मिली। फिर मुखिया वहां पे सच बताती है। दरअसल तुम्हारी आंटी ने उन बौने रेड कैप्स के साथ एक सौदा किया था। सौदा ये था कि वो अपने पति को बीमारी से बचाना चाहती थी, जिसके बदले में रेड कैप्स ने तुम्हारी आंटी से उनकी बेटी मांग ली। इसीलिए तुम्हारी आंटी को अपनी बेटी को उन बौने रेड कैप्स को देना पड़ा। ये सुन के माया बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जब माया नहाने के लिए वॉशरूम जाती है तभी वो खिड़की की ओर देखती है। वहाँ एक आदमी था जो वास्तव में वेलन का बड़ा बेटा था। वो वहाँ खड़ा होकर माया को घूर रहा होता है। वो बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब वेलन को यह बात पता चलती है तो वो उन दोनों से अपने बड़े बेटे की इस हरकत के लिए माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। इतना कहकर वो अपने बेटे को खूब पीटता है। अब माया भी रेड कैप्स को खाना खिलाने के लिए दरवाजे पर आ जाती है। वो मांस के टुकड़े प्लेट में डालती है और वहीं पर रख देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये देख के बहुत हैरान हो जाती है कि प्लेट पूरी तरह से खाली हो गया है। यह देखकर माया को सचमुच यकीन हो जाता है कि छोटे पौने गोबलिन यानी कि रेड कैप्स यहीं पे रहते हैं। अगले दिन वेलन परिवार फिर से वहां आता है। वो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। इस दौरान वेलन के बेटे से एक खिड़की टूट जाती है। इससे माया के पति को बहुत बुरा लगता है और वे आपस में बहस करने लगते हैं। इसीलिए फिर वहां पे वेलन आ जाता है और जब वो ये देखता है कि गलती मेरे बेटे की है तो फिर वो उसे पीटता है, लेकिन माया इस बार उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। जब वो माया की यह बात सुनता है तो उसे छोड़ देता है। तभी थोड़ी देर बाद उससे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। उसे लगता है कि यह कुत्ता जरूर उस बूढ़े आदमी का होगा जो जंगल में भाग गया था और अब शायद वो वापस आ गया है। यही सोचते सोचते वो जंगल की ओर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात उस कुत्ते से होती है, लेकिन वो माया को एक झोपड़ी के पास ले जाता है, जहां वो अंदर देखती है तो जो काफी गहरी होती है, जो वास्तव में एक गुफा थी। यह देखकर वो सोचती है कि जंगल के बीच में ये गुफा किसने बनाई होगी, क्योंकि वहां कुछ दीपक भी थे, वे सभी जल रहे थे। जब वे इस बात को नजरअंदाज कर वापस आ रही होती है तभी वो देखती है कि वहां वेलन का बड़ा बेटा दुखी होकर बैठा हुआ होता है। माया उसके पास जाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो कहती कि बुरा मत मानो, तुम अच्छे हो और तुम काम भी अच्छे कर रहे हो, मुझे सच में तुम्हारा काम पसंद है। वो सुनकर माया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ और सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, आप मुझे बहुत पसंद हो। इतना कहकर वो माया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी माया कोई अनजानी चीज को देखकर चौंक जाती है, जो एक राक्षस की तरह दिख रहा था। वो वेलन के बेटे पे हमला करता है और हत्या करने के बाद उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। वो जल्दी से दौड़ के घर आ जाती है। वो अपने पति को सारी बातें बताती है। वो ये भी कहती कि आओ मेरे साथ, मुझे यहाँ कुछ दिखलाना है। वो उस रास्ते से ले जाती है जहाँ रेड कैप रहा करते थे। यहाँ कुछ अज्ञात बात है जो एक राक्षस की तरह दिख रहा था, उसे खींचकर अपने साथ ले गया। एक तरफ से उसने मेरी मदद की। यह सुनकर उसके पति को माया की बातों पर यकीन नहीं होता। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि शायद तुम पागल हो गई हो। ठीक है, छोड़ो ये बातें, जल्दी करो और घर जाओ, मुझे बाहर जाना है। जब वो बार में आता है तब वेलन के दोनों बच्चे भी वहां आते हैं। फिर वे उनसे पूछते हैं कि हमें हमारा भाई नहीं मिल रहा है, बताओ वो कहाँ है। शायद तुमने उसे देखा हो। जिस पर माया का पति कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन ये लोग फिर भी उसके साथ बदतमीजी से बातें करने लगते हैं। वे उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे बार की मालिक नाराज हो जाती है और उन्हें यहाँ से तुरंत निकल जाने के लिए कहती है। जब माया घर में अकेली होती है उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी है। वो दरवाजे की ओर देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही छोटा सा राक्षस, एक बौना गोबलिन था जो घर में घुस गया था, जिसके हाथ में प्लास्टिक का एक थैला भी था। माया उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो एक तरफ जाने लगती है। वो माया के पास आ जाता है और वो बैग वहीं रख के बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो रेड कैप वहां से जा रहा होता है तो वो अपने फोन में उसकी एक फोटो खींच लेती है। अब जब वो बैग चेक करती है तो वो अंदर देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और डर भी जाती है, क्योंकि वेलन के बेटे का कटा हुआ सिर उसके अंदर होता है। फिर रात को उसका पति घर आता है, जहां माया उसको सब कुछ बताती है। आज मैंने पहली बार उन रेड कैप्स को देखा, वे हमारे घर आए थे। अब जब उसका पति उस बैग को चेक करता है तो वो भी बहुत डर जाता है। माया उस रेड कैप की तस्वीर भी उसे दिखाती है, जिसने वो छुपकर अपने फोन में लिया था।
अब विलेन परिवार भी बाहर आ जाता है। वो दरवाजा को खोलने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें अभी तुम लोगों से बात करनी है, मुझे मेरा बेटा नहीं मिल रहा है और मुझे ये लगता है कि वो तुम लोगों के साथ है। ये सुन के वे घर के दरवाजे बंद कर देते हैं और अंदर से माया का पति कहता है, तुम्हारा बेटा हमारे साथ नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। ये सब सुन के विलेन का परिवार घर के सभी तार काट देते हैं जिसके जरिए वो पुलिस को संपर्क कर सकते थे। अब माया उस बैग को फेंकने के लिए चुपके से वहां से जाने लगती है। तभी विलेन की बेटी उसे देख लेती है और जब वो बैग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई मारा जा चुका है। लेकिन उससे पहले कि वो माया से कुछ कहती वो वहां से भाग जाती है और उस दरवाजे से निकलकर रेड कैप्स इलाके में पहुंच जाती है। अब विलेन को भी पता चल चुका था कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है और उसके बेटे का कटा हुआ सिर उन्हीं के घर पे पाया गया है। उसे इन दोनों पे शक था पहले से ही, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि तुरंत इस घर में आग लगा दो, जिसके बाद उन्होंने पूरे घर में आग लगाना शुरू कर दिया था। तभी विलेन का बेटा भी माया के पति को पकड़ लेता है और खूब पीटता है। उधर माया जंगल में आ जाती है। वहां आकर वो जोर से रेड कैप्स के नाम पुकारती है और कहती है कि आप लोग जल्दी आइए और हमारी मदद कीजिए, कुछ लोग हमें मारना चाहते हैं। इसमें कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जब विलेन की बेटी घर में आग लगा रही होती है तो वो ये देख के बहुत हैरान हो जाती है कि आग धीरे धीरे बुझ रही है। इसी के साथ रेड कैप्स घर के अंदर आ जाते हैं जो विलेन की बेटी पर हमला कर देते हैं। वे एक तरह से माया और उसके पति की मदद कर रहे होते हैं। विलेन और उनका बेटा इन रेड कैप्स यानी गोब्लिन्स को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोच रहे थे कि हमने तो सिर्फ किताबों में ही सुना था, लेकिन ये वास्तव में मौजूद है। तब तक माया भी वापस आ जाती है। जब विलेन की बेटी उसे देखती है तो उसे मारने की कोशिश करती है, जहां रेड कैप्स उन्हें पकड़ लेते हैं और माया को छोड़ देते हैं और विलेन की बेटी के हाथ बांध देते हैं। वो उसे पीटने के बाद इतना तड़पाते, इतना दर्द देते कि अंततः वो मर जाती है। इसके बाद ये रेड कैप विलेन के बेटे को भी पकड़ लेते हैं और उसके साथ ही मारपीट करते हैं, उसे भी खूब परेशान करते हैं और अंत में उससे भी मार डालते हैं। फिर घायल अवस्था में माया का पति उसके पास आता है, लेकिन तभी विलेन वहां आ जाता है जिसके हाथ में बंदूक होती है और वो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे 3 बच्चों को मार डाला, इसीलिए मैं अब तुमसे बदला लूंगा। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा, जिससे तुम्हें भी उतनी ही परेशानी होगी, उतना ही दर्द होगा जितना मुझे हो रहा है। लेकिन तभी बूढ़े आदमी का कुत्ता वहां आ जाता है और वो विलेन पे हमला कर देता है और बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। अब उसे माया उठा लेती है और वो इस बंदूक से विलेन पर ढेर सारी गोलियां चला देती है, उसे मार डालती है। आखिरकार उन दोनों की जान बच जाती है। उसी रात माया को लेबर पेन भी शुरू हो जाता है और वो एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है, जिससे वो दोनों बेहद ही खुश होते हैं। अब माया घर के अंदर काम कर रही थी तो रेड कैप्स वहां आते हैं और उसके बच्चे को चुपचाप उठा के वहां से ले जाते हैं। माया उन्हें पहले ही देख चुकी थी। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो उसी गुफा में आई थी जहां रेड कैप्स रुके थे। जैसे ही गुफा के अंदर वो आती है, उसे यहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसका बच्चा वहीं पे पड़ा था। गौर से देखने के बाद माया उसे पहचान लेती है और वो कहती है कि तुम तो आंटी की ही बेटी हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुमको रेड कैप्स को दे दिया था। लेकिन देखो, मैं अपना बच्चा इन्हें नहीं दूंगी। दरअसल मैं उसे यहाँ लेने आई हूँ। मैं अपने बेटे को यहाँ से आखिर लेके ही जाऊंगी। तभी वो बूढ़ी औरत बच्चे को लौटाने से इनकार कर देती है। ये सब कुछ सुन के माया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस औरत से लड़ने लगती है और उस औरत को वहीं पे मार देती है। इसके साथ ही वो कई रेड कैप्स को भी ढेर कर देती है, जिसके बाद बचे हुए रेड कैप्स माया के आगे सर झुका लेते हैं, क्योंकि आज से माया ही उनकी मदर रेड कैप बन गई थी। यहाँ से निकलने के बाद माया सीधे अपने पति के पास जाती है। उसके साथ कई रेड कैप्स भी होते हैं जो उसे माँ माँ कह के पुकार रहे होते हैं। उसने अपना बच्चा अपने पति को दे दिया होता है, क्योंकि यहाँ से वो रेड कैप्स के साथ जा रही थी। अब वो उसी गुफा में रहेगी जिस तरह वो बुढ़िया रेड कैप्स के साथ रहती थी, इनकी माँ बनकर। और जैमी भी इस बात पे बहुत मुस्कुरा रहा होता है और सेलिब्रेट कर रहा होता है। इसी सीन के साथ फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।